चलिए देखिए, कल आप लोग को 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाए हुए थे। उसमें बताए थे विजयनगर साम्राज्य से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना था, कौन कौन सा शासक था, उसमें वो क्या क्या विस्तार किया, अपने बारे में विस्तार कैसे राज्य किया, कहाँ कहाँ पर आक्रमण किया था, उसके बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना VVI, उसको आप लोग को पार्ट 3 वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिए हैं। और उसके बाद बोले थे कि इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा मुगल साम्राज्य से चालू होगा। मुगल साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य में 3 पार्ट में बांटा गया है इसको। उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके वीडियो अपलोड करेंगे। मुगल साम्राज्य में किसान, जमीन और राज्य। मुगल साम्राज्य में किसान के बारे में, जमीन के बारे में और राज्य के बारे में, राज्य का विस्तार कैसे हुआ, किसान को किस नाम से जाना जाता था, जमीन को क्या कहा जाता था उस समय, उसके बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। मुगल साम्राज्य के से संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको आप लोग वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे। चलिए देखिए, विजयनगर साम्राज्य से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या 4 को बनेगा, उसको लिखवा दे रहे हैं। उसके बाद मौर्य वंश से संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लिखवाएंगे। चलिए देखिए, हम्पी नगर किससे संबंधित था? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। जिस तरह आज पूछ देगा दिल्ली किस साम्राज्य से संबंधित है, तो भारत के साम्राज्य से संबंधित है। उसी तरह हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित था? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे? विजयनगर साम्राज्य से। तेनालीराम बहुत बड़ा कवि थे, उनका संबंध किस से था, किस राजवंश से था? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। गोपुरम, गोपुरम विजयनगर साम्राज्य में एक मंदिर था, उसका नाम था गोपुरम। वही क्वेश्चन पूछता है गोपुरम, गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से। किससे? मंदिर से है। गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से है। चोलों की सबसे छोटी इकाई, चोल एक जाति था, उसका सबसे छोटी इकाई क्या था? तो ऊर। क्या? ऊर था। 4 क्वेश्चन आप लोग का विजयनगर साम्राज्य से जो बचा हुआ था उसको लिखवा दे, VVI था। दोस्तों आप लोग को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कुछ समझा दे रहे हैं, उसके बाद में जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। चलिए देखिए, मुगल काल में रैयत, मुजरियान, रैयत, मुजरियान और आसामी। मुगल काल में रैयत, मुजरियान और आसामी को किस नाम से जाना जाता, किसे कहा जाता था? तो किसान को किस नाम से जाना जाता था मुगल काल में? तो मुजरियान, आसामी और रैयत के नाम से। उस जगह रैयत, मुगल काल में रैयत किसे कहा जाता था? तो किसान को कहा जाता था। मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले इब्राहिम लोदी वंश का शासन था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध करके बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव रखा 1526 में। क्वेश्चन पूछ रहा, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 में। पूछ देगा बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर ने किया था। किसको हराकर? किसको? लास्ट शासक लोदी वंश का कौन था? इब्राहिम लोदी था। उसको हराकर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उसके बाद इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर ने मुगल साम्राज्य का नींव भारत में रखा। बाबर के आत्मकथा, बाबर के बारे में जिस ग्रंथ या पुस्तक में लिखा गया उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बाबरनामा के। दोस्तों जो शासक आया अपने अपने बारे में एक एक पुस्तक लिखवाया है, तो उसमें से बाबरनामा के आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में जिन्स ए कालीन, मुगल काल में देखिए यह मुसलमान का शासक था। उसमें शब्द को कोई शब्द ऐसा उसको ट्रांसलेट किया गया है उर्दू पर, उसके बारे में बताया जा रहा है। मुगल काल में जिन्स ए कालीन,
जींस से कालीन के नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो गन्ना और कपास को जींस से कालीन के नाम से जाना जाता है। पूछ देगा आपसे, जींस से कालीन को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, गन्ना और कपास को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता है? तो जींस से कालीन के नाम से। मुगल काल में राजस्व वसूल करने वाले, मुगल काल में जो राजस्व वसूल करता है, टैक्स वसूलता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो अमील गुज्जार। किस नाम से? अमील गुज्जार के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में राजस्व वसूल करने वाले को किस नाम से जाना जाता था या क्या कहा जाता था? तो अमील गुज्जार कहा जाता था। आईन अकबरी के अनुसार, अकबर के भी शासन काल में आईन अकबरी पुस्तक का लिखा गया था, उसको अबुल फजल ने लिखा था। तो आईन अकबरी के अनुसार, आईन अकबरी के अनुसार आगरा में, आईन अकबरी के अनुसार आगरा में कितने प्रकार के फसल को उगाया जाता था या लगाया जाता था? तो 39 प्रकार के फसल को। अकबर के शासन काल में जितना कुछ हुआ था, जो फसल लगाया जाता था, जो शासन जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, कौन कौन सा लड़ाई किया, उसके बारे में उस ग्रंथ में लिखा गया है। वही कह रहा है, आईन अकबरी के अनुसार आगरा में कितने प्रकार की फसल को उगाया जाता था? 39 प्रकार के। कितने? 39 प्रकार के। दिल्ली में कितने प्रकार के उगाया जाता था फसल को? 43 प्रकार के दिल्ली में फसल उगाया जाता था। 17वीं शताब्दी में भारत में स्पेन और अफ्रीका से कौन से फसल को मंगाया गया था? तो मक्का को। कौन से? बहुत फसल था, टमाटर था, सब था, टमाटर था, उसके बाद टमाटर था, आलू था, मिर्चा था, अनानास और पपीता था। लेकिन इसमें से सबसे बीबीआई क्वेश्चन पूछता है, स्पेन और अफ्रीका से 17वीं शताब्दी में कौन सा फसल मंगाया गया था? तो मक्का मंगाया गया था। किले, किस किले का इमारत मुगल काल में कौन सा किला बनाया गया था? उसका वह कला के दृष्टि से सबसे पराकाष्ठा पर पहुंचे, सबसे ऊंचाई पर है, आज भी है। इतिहास के नाम पन्नों पर उसका नाम दर्ज किया गया है। तो दिल्ली का लाल किला मुगल काल में ही बनाया गया था। मुगल वंश जब स्थापना हुआ, उसके बाद में मुगल साम्राज्य में से अकबर ने बनवाया था उसे। किस किले का इमारत कला के दृष्टि से मुगल काल में पराकाष्ठा पर पहुंचा? तो दिल्ली का लाल किला। कौन सा? दिल्ली का लाल किला। उसके बाद शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। आलमगीर किस मुगल बादशाह के नाम से जाना जाता है? मुगल बादशाह को मुगल साम्राज्य में अनेक शासक को अनेक उपाधि से उसे जाना गया है और अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है। उसके बारे में इस चैप्टर के माध्यम से, पार्ट 1 वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। किसान, जमीन और राय। उसके बाद मुगल साम्राज्य के विस्तार के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका पतन कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। उसके बाद भारत में अंग्रेजों का आक्रमण कैसे हुआ, कैसे अंग्रेज भारत को गुलाम बनाया था, उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। इस तरह विस्तार से आप लोग को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से लिखवाएंगे। उसके बाद जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलिए देखिए, किले के इमारत, कौन सा किले का इमारत कला के दृष्टि से मुगल काल में पराकाष्ठा पर पहुंचे? तो दिल्ली का लाल किला। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था मुगल काल में? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से नहीं जाना जाता था। सलीम के नाम से किसे जाना जाता था? तो जहांगीर को। पूछ देगा, सलीम के नाम से किसे जाना जाता था या जहांगीर को किस नाम से जाना जाता था? तो सलीम के नाम से। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से जाना जाता था। कौन से मुगल शहजादी कवित्री थे? मुगल काल में कौन से मुगल शहजादी कवित्री थी? जहां आरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौरव आरा किसकी पुत्री थी? तो शाहजहां के थे। अकबर द्वारा निर्मित इमारत में किस वस्तु का प्रयोग? अकबर द्वारा जितना अपना शासन काल में इमारत बनवाया है या कोई भी महल बनवाया, तो उसमें किस चीज का प्रयोग सबसे ज्यादा किया है? तो लाल पत्थर और संगमरमर का। किसका? लाल पत्थर और संगमरमर का। अकबर किसका सैनिक था? अकबर
किस चीज का शौकीन था? अकबर को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? तो बाग पसंद था। फूल पौधे बाग बगीचे अपने शासन काल में सबसे ज्यादा वो बाग बगीचे लगवाया था। तो वही पूछ रहा है बाबर किसके सबसे ज्यादा किसको पसंद करता था? तो बागों को पसंद करता था। और जहांगीर अपने शासन का किसको पसंद करता था सबसे ज्यादा? तो पेंटिंग और चित्रकला को। पेंटिंग और चित्रकला को सबसे ज्यादा पसंद कौन सा शासक मुगल काल में करता था? तो जहांगीर करता था। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। दिल्ली के जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। कब? कहाँ पर? दिल्ली पर। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने कराया। अकबरनामा की रचना, अकबर के बारे में जो पुस्तक लिखा गया था उसकी रचना किसने किया है? तो अबुल फजल ने। इसमें दो नाम आएगा, अब्दुल और अबुल। अब्दुल अलग और अब्दुल अलग और अबुल अलग है। अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो अबुल फजल ने किया है। और अबुल फजल के बारे में किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने लिखा है, अहमद ने लिखा है, अब्दुल अहमद ने लिखा है। चलिए देखिए, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। शाहजहां ताजमहल का निर्माण कराया था किसकी याद में? अपने बेगम के याद में कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। जिस समय ताजमहल का निर्माण हो रहा था उस समय मुगल साम्राज्य का न्यू साख खिल गया था। बहुत ज्यादा पैसा उस समय लगा था, शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। कौन से इतिहासकार अकबर के समकालीन था? कौन से इतिहासकार अकबर का दाहिना हाथ था? दाहिना हाथ था, जो अकबर के बारे में सब कुछ लिखाई करता था, लिखता था? तो मोहम्मद खान ने। कौन? मोहम्मद खान ने। कौन सा इतिहासकार अकबर का समकालीन था? तो मोहम्मद खान ने था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी का पराजय हुआ और बाबर का विजय हुआ। बाबर जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का नींव रखा था बाबर ने भारत में। बाबर के शासन का, बाबर भारत में कब से कब तक शासन किया है? तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक 4 साल शासन किया है, ज्यादा समय नहीं। उसको युद्ध करते में, साम्राज्य के विस्तार करने में वो लगा था, तभी उसका मृत्यु हो गया। बाबर के शासन काल कब से कब तक था? 1526 से लेकर 1530 ईस्वी में। बाबर के पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं। या बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं था। उसका शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक? तो 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। 1556 ईस्वी तक। उस जगह हुमायूं का उत्तराधिकारी, हुमायूं के बाद शासन कौन किया था? तो अकबर ने किया। कौन किया? अकबर ने किया था। अकबर का शासनकाल कब से कब था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। जिस समय अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना उस समय बहुत छोटा था, 13 वर्ष का था। बाबर के शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल, पूछतेगा जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? या जहांगीर के उत्तराधिकारी कौन था? तो शाहजहां था। शाहजहां के शासनकाल कौन था? कितना था? तो 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1627 से लेकर 1698 ईस्वी तक। शाहजहां के उत्तराधिकारी कौन था? तो जहां औरंगजेब था। पूछ देगा
शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब था। उसका शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। पूछेगा मुगल काल में कौन सा शासक था जो हम अपने अंतिम समय में दक्षिण भारत बिताया था? दक्षिण भारत में बिताया था औरंगजेब था। पूछ देगा औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पर बिताया? तो दक्षिण भारत में बिताया था। दोस्तों इसके बाद और शासक आए मुगल साम्राज्य में, लेकिन जो भी आई है उसका नाम लिख दिए और ऑब्जेक्टिव बना दे रहे हैं, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है उसी के बारे में पढ़ाई होगा। इसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। इसके विस्तार की पढ़ाई करना है तो बीए में पढ़ाई किया जाता है। मुगल साम्राज्य में मुगल साम्राज्य में महाभारत के फारसी अनुवाद हुआ। मुगल साम्राज्य में महाभारत का अनेक शासन ने अपने अपने भाषा में ग्रंथों का अनुवाद कराया। उसमें दूसरा मुगल साम्राज्य में महाभारत का अनुवाद फारसी में हुआ। उसका नाम क्या था? तो रंजमनामा था। ईसाई चित्रकार जहांगीर के शासन काल में ईसाई चित्रकार ईरानी चित्रकार कौन था? ईरान के चित्रकार सैयद अहमद अल अब्दुल समद था। सैयद अहमद और अब्दुल समद। अब्दुल समद के अकबर नामा लिखा शुरू किया। अब्दुल समद ने अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना शुरू कब किया था? तो 1589 ईस्वी में। कोई देगा अबुल फजल अकबरनामा लिखना शुरू कब किया या शुरू कब किए? तो 1589 ईस्वी में। और कितना वर्ष में पूरा हुआ? तो 13 वर्ष में अकबरनामा पूरा हुआ था। कितना वर्ष में? 13 वर्ष में। अबुल फजल के मृत्यु कब हुआ? 1602 ईस्वी में। कहाँ? गुजरात को हुआ। गुजरात में हुआ था। अबुल फजल का मृत्यु कहाँ हुआ? 1602 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। अकबरनामा जब लिख रहे थे अबुल फजल, तो उसके बाद जो बचा हुआ 1602 में उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद जो बचा था उसको किसने लिखा है? उसी बारे में पूछा है। अबुल फजल के शिष्य और बादशाहनामा को किसने पूरा किया था? अबुल फजल के शिष्य और बादशाहनामा को किसने पूरा किया है? तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया था। अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया था, जो लाहौर के थे। पूर्ण शांति के आदर्श का मतलब, मुगल काल में पूर्ण शांति के आदर्श का मतलब क्या होता है? तो 16 एकुल। क्या होता है? 16 एकुल। पूर्ण शांति का मतलब होता है मुगल साम्राज्य में 16 एकुल। फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में किसने कब बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य में फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में कब बनाया गया? 1570 ईस्वी में। कब? अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में बनाया गया था 1570 ईस्वी में। लाहौर को मुगल राजधानी के रूप में कब बनाया गया था? मुगल राजधानी के रूप में तो 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में बनाया था। लाहौर को मुगल राजधानी के रूप में कब बनाया गया? 1585 ईस्वी में। दोस्तों मुगल साम्राज्य से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। इसको पार्ट 3 या 4 में अब अपलोड करेंगे। पार्ट 1 वीडियो है, इसमें किसान, जमीन और राज के बारे में, विस्तार के बारे में और शासक के उपाधि के बारे में, कौन सा नाम किसने दिया है, किसके बारे में, उसी के बारे में पढ़ाया गया है। कौन से नाम का मतलब हुआ है किस पुस्तक का, किस शासक से जुड़ा हुआ पुस्तक, जैसे बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, किसने, इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ाई किया जाएगा। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें इससे सब्जेक्ट जितना क्वेश्चन बनेगा तो सबको समझा देंगे। तो देखना है।